स्वागत है दोस्तों आपका दिशा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज हम जो है एलटी साइंस का बैच जो है स्टार्ट करेंगे। और जूलॉजी से जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो होगा वो जूलॉजी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जूलॉजी में मैंने आपको बताया था कि बायोमोलिक्यूल से हमने शुरू करना है, जैव अणु से। उसके पहले कुछ जनरल जानकारी आपको जो पता होनी चाहिए, और ये लगभग सभी लोगों को पता होती है, फिर भी सब्जेक्ट शुरू करने से मैं आपको पहले बता दूं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हमें पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी हमें पता होने चाहिए। बायोलॉजी के जनक जो है एरिस्टोटल या अरस्तु को माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं अभी जूलॉजी, तो जूलॉजी का फादर भी किसे माना जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को, यानी एरिस्टोटल लिखा होता है, अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी। तो क्योंकि हम जूलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको लिख देना है फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु है, और फादर ऑफ जूलॉजी जो है ये भी कौन है? अरस्तु है, ठीक है। इतनी बात तो इसके निकल के आ जाएगी। बाकी अरस्तु का क्या योगदान था वो उसकी बात हम आगे करेंगे टॉपिक में, कि अरस्तु का कौन सा योगदान था, कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, कितने जंतुओं के विषय में इन्होंने बताया। जीव विज्ञान के विषय में भी परिभाषा बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जीव विज्ञान आपको पता है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? बायो प्लस लोगस यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब सीधे मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। इसमें जो मैं आपको पहला टॉपिक बताने वाला हूँ वो है कौन सा? जैव अणु। जूलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग आपको बनानी है जैव अणु। जैव अणु इंग्लिश में से बोल देंगे बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु। बाद में मैं इस टॉपिक से भी बताऊंगा कि पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें कौन से क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से जुड़े हुए आए थे, या फिर यूपीटीजीटी वगैरह में बायोमोलिक्यूल्स के और कौन से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन पहले हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी क्यों है, इस बात को हम समझते हैं। जैव अणु हम क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस से ही हमने सीधे सेल वगैरह क्यों नहीं शुरू कर दिया? जैव अणु हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि चाहे जूलॉजी और बॉटनी, इसके अंतर्गत हम कई शब्दों को सुनेंगे। जैसे कि हम सुन लेते हैं हीमोग्लोबिन, या हम सुन लेते हैं प्रोटीन, या हम नाम सुनते हैं हार्मोन, ठीक है। तो इस टाइप की जो शब्दावली, या फिर कार्बोहाइड्रेट, तो इस टाइप की शब्दावलियां जो हमारी बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, चाहे जूलॉजी में चाहे बॉटनी में, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। इनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके विषय में हमें पता होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, ये जो ये बायोमोलिक्यूल्स है ये होते क्या हैं। तो पहली बात मैं बताता हूँ आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, एक पॉइंट कि बायोमोलिक्यूल्स कहते किसे हैं। पहली बात, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो एक सजीव कोशिका, एक सजीव कोशिका अथवा उत्तक में पाए जाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु क्या हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं। जैव अणु ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो एक सजीव कोशिका अथवा उत्तक में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब जैव अणु के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस बात को हम देखते हैं। नोट्स आपको साथ के साथ बनाने, ठीक है, इसलिए बोर्ड में लिखा जा रहा है, आपको साथ के साथ बनाना। जैव अणु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यानी एक सजीव कोशिका में हम किस किस को शामिल कर लेते हैं, तो इसे आपको देखना है एक बारी कि जैव अणु के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या है। ये तो परिभाषा हो गई कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ हो गए जो एक सजीव कोशिका अथवा उत्तक में पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। इसके अंतर्गत आने वाली चीजें क्या क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं। जैव अणु के अंतर्गत हम चार चीजों को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। मुख्यतः हम इसके अंतर्गत चार चीजें लेते हैं जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत, ठीक है। सजीव कोशिका में जो पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि हमने लिया प्रोटीन, क्या लिया? प्रोटीन। सेकंड हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आता है इसके अंतर्गत, कार्बोहाइड्रेट आता है। तीसरा वसा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिपिड, लिपिड्स कह देते हैं हम जिन्हें, वसा इसके अंतर्गत आएगा। और चौथा जो आएगा वो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल।
इन 4 चीजों को हम मुख्यतः किसके अंतर्गत लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन जैसे कि हम बात करेंगे कि हमने बात की हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में हम देखेंगे कि ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। सैकेराइड्स की हम बात करेंगे, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। घी वगैरह की हम जो बात करते हैं वो सब लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। डीएनए आरएनए को जो हम पढ़ेंगे वो किस में आएगा, न्यूक्लिक अम्ल में आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि पूरा जब हम विज्ञान देख रहे हैं और जीव विज्ञान को देख रहे हैं तो जीव विज्ञान में ये माना जाता है कि आधारभूत इकाई जो है वो कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो सजीव कोशिका के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं वो जैव अणु है। इसलिए जैव अणु पढ़ना हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि कोशिका की तो कल्पना तब की जा सकती है जब उसके अंदर क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स होंगे। तो ये मैंने बता दिया, प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट में सैकेराइड्स हो गए, इसमें जितने भी हम क्या करते हैं घी तेल वगैरह लेते हैं ये सब लिपिड्स में आएगा। डीएनए आरएनए जो आएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहां से देखिए 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट से, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन, जब हम बात कर रहे हैं एक सजीव कोशिका की या एक कोशिका की, तो आपसे वो पूछ सकता है कि एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु, एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा होता है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ध्यान से आपको देखना है। इसका आंसर होगा H2O, H2O यानी कि क्या, जल। ठीक है, अब यहां पे देखिए H2O जो है इसमें आपको कहीं कार्बन दिख रहा है, H2O जो है इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कार्बन उपस्थित नहीं है, यानी H2O जो है ये कैसा तत्व हो गया, अकार्बनिक। कैसा हो गया, अकार्बनिक तत्व हो गया, अकार्बनिक तत्व हो गया। ठीक है, कोशिका के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो लगभग 70 से 90% जो होता है वो जल होता है। क्या होता है, जल होता है। यहां से क्वेश्चन क्या बना कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु तो जल है, 70 से 90% है, लेकिन जल में हम देख रहे हैं कि कार्बन उपस्थित नहीं है, यानी जल कैसा तत्व है, अकार्बनिक तत्व है। यानी कि आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है, एक तो जैसे जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है, या ये पूछ सकता है कि एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व कौन सा होता है, जल होता है। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक तत्व कौन सा है। तो जब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है कार्बनिक तत्व, तो जल तो टिक कर ही नहीं सकते, क्योंकि जल में तो कार्बन कहीं से नहीं आता है। तब आंसर इसका जो होगा वो होगा प्रोटीन। तब इसका आंसर क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, तब इसका आंसर है प्रोटीन। लगभग 10 से 15%। ये 2 क्वेश्चन हो गए, और ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियरली याद रखने। शुरू मैंने कहां से किया, बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल के बारे में मैंने क्या बताया कि सजीव कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर बात आई कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा है, तो जल। लेकिन जल कैसा था, अकार्बनिक तत्व था। लेकिन जब बात आई कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, प्रोटीन। 10 से 15% है। यहां से ये जानकारी हमारी 2 क्वेश्चन यहां से ये क्लियर हो गए, यानी कि हमें कार्बनिक और अकार्बनिक याद रखना है जब भी कोशिका के बारे में पूछे। जब कार्बनिक पूछे तब तो प्रोटीन टिक करना है, जब अकार्बनिक तत्व पूछे तब टिक करना होता है हमें क्या, जल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में आपको अंतर पता लग गया होगा। अब मैं बायोमोलिक्यूल्स पे वापस जा रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बायोमोलिक्यूल्स में वापस जा रहा हूं। और बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसके विषय में, प्रोटीन के विषय में। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन के विषय में कुछ बातें करने वाले हैं हम कि प्रोटीन के विषय में क्या जानकारी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रोटीन के विषय में देखिए कि इंपॉर्टेंट से जानकारी क्या है। प्रोटीन से पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया है
ठीक है, प्रोटीन से ही जुड़ा हुआ है। उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा मैं, पुराना पेपर भी हम अपलोड करेंगे आंसर की के साथ, ठीक है, जो लास्ट ईयर का पेपर था वो भी अपलोड होगा कुछ समय बाद। अभी बात कर लेते हैं हम प्रोटीन की। जो एक जैव अणु था प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन के विषय में कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं, केवल प्रोटीन को ही अभी देख रहे हैं, बाकी हमने अभी छोड़ दिया है कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। अभी केवल प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन में पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस नाम के क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या माना, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन है ये सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु है। ये स्टेटमेंट बर्जीलियस ने दी कि बायोमोलिक्यूल्स में उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण जो बायोमोलिक्यूल है वो कौन है, प्रोटीन है। अब लैटिन भाषा में अगर हम देखें तो लैटिन भाषा में ये माना जाता है कि प्रोटीन का जो अर्थ होता है, इसका प्रोटीन को जो बोलते हैं इसीलिए फर्स्ट रैंक कहा जाता है। लैटिन भाषा में अगर आप देखोगे तो इसका अनुवाद देखोगे तो इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक, ये ठीक है, यहीं से प्रोटीन भी बना है शब्द। लैटिन भाषा में प्रोटीन का अर्थ होता है फर्स्ट रैंक। और बर्जीलियस ने एक कथन भी कह दिया कि प्रोटीन जो है यही सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैव अणु है या बायोमोलिक्यूल है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, जो हमें दूसरा पॉइंट प्रोटीन के बारे में पता लगा वो क्या पता लगा कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, ये चीज भी क्लियर हो गई थी प्रोटीन के बारे में। ये दूसरा पॉइंट निकल के आया और ये बात भी क्लियर हो गई हमें कि कोशिका के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो कौन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक हो गया, प्रोटीन होता है। अच्छा, एक और चीज जब हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसके विषय में, प्रोटीन सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है। सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है। विविध का मतलब है यहाँ पे डाइवर्स, सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है। इस लाइन का मतलब समझना आपको। अभी तक मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि बर्जीलियस ने माना कि प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैव अणु है। कारण इसका यह भी माना जाता है कि इसकी शब्दावली को जब हम देखें तो लैटिन भाषा में इसका अर्थ ही क्या होता है, फर्स्ट रैंक होता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, ये हमने देख ही लिया कि सबसे अधिक मात्रा में 10 से 15% जो है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तीसरा पॉइंट आया प्रोटीन सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है। सबसे विविध यानी सबसे डाइवर्स, ठीक है। विविध का मतलब है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे तो हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में जो होता है वो केराटिन उपस्थित होता है। केराटिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। अब रक्त में देखोगे तो हीमोग्लोबिन मिलता है, वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन केराटिन की संरचना बिल्कुल अलग होगी और रक्त में जो हीमोग्लोबिन मिल रहा है उसकी संरचना बिल्कुल अलग होगी। ऐसे हम अगर एंजाइम देखेंगे तो एंजाइम भी रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे कि जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, जो क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं हमारे में, वो भी क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन सबकी संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। केराटिन की अलग है, हीमोग्लोबिन की अलग है। इसके अलावा जब हम एंजाइम्स की बात करेंगे उनकी संरचना अलग है। इसलिए माना जाता है कि प्रोटीन है तो कार्बनिक पदार्थ, लेकिन सबसे डाइवर्स है, सबसे विविध प्रकार का है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग जो प्रोटीन है इनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए ये बात कही गई कि प्रोटीन जो है सबसे विविध, सबसे ज्यादा डाइवर्स कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन है, क्योंकि हर प्रोटीन की संरचना क्या है, अलग अलग है। अच्छा, एक और चीज,
प्रोटीन बड़े अणु हैं, बड़े अणु हैं, बड़े अणु हैं, बड़े अणु हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, इसे आपने समझना है। मैंने क्या बोला कि प्रोटीन बड़े अणु हैं। बड़े अणु का मतलब हो गया मैक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो यानी छोटे, और एक होते हैं मैक्रो यानी बड़े। यहां पे आ रहा है कि प्रोटीन जो है किस प्रकार के अणु है, बड़े अणु हैं। ठीक है, ये छोटे आकार के नहीं है बल्कि बड़े अणु हैं, यानी कि प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब इसी बात को भी हम ढंग से देखते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल है ये। ठीक है, किस टाइप का मैक्रोमोलिक्यूल है ये, यानी कि प्रोटीन जो होगा, जैसे कि क्या होता है कि इस प्रकार से कई कड़ियां जुड़ती हैं, और कई कड़ियों के जुड़ने से क्या होती है, एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है। ठीक है, कई कड़ियों के जुड़ने से क्या बनती है, एक श्रृंखला बन जाती है। तो यहां पे जब हम देखेंगे इस टाइप से अगर कोई बना है, इस टाइप से अगर कोई क्या है चेन से बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बन के तैयार हुआ प्रोडक्ट, जो बन के तैयार होगा प्रोडक्ट कई सारी कड़ियों के जुड़ने से, इसको तो बोलेंगे पॉलीमर। क्या बोलेंगे, पॉलीमर, यानी कि क्या, बहुलक। और जिस कड़ी से, जो इसमें अगर एक कड़ी को मैं ले लूं, जिन कड़ियों से ये मिलके बन रहा है, इस कड़ी को क्या कहेंगे, मोनोमर, यानी एकलक। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बोला कि प्रोटीन बड़े अणु हैं, ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यानी ये कई मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। अब जो है प्रोटीन जो है वो तो है पॉलीमर, लेकिन इसका मोनोमर क्या है, यानी प्रोटीन में जो ये कौन सी कड़ियां जुड़ के प्रोटीन बना है। तो जब हम देखते हैं तो ये एक कड़ी जो है ये है अमीनो अम्ल। क्या है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन के संरचना में मोनोमर का काम कौन करेगा, अमीनो एसिड। और प्रोटीन क्या होगा, पॉलीमर। किसका पॉलीमर, अमीनो एसिड का पॉलीमर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये किसका पॉलीमर होता है, किसका बहुलक होता है, अमीनो एसिड का। यानी कई सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो इस प्रकार से श्रृंखला में जुड़ के एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, और वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन एक बड़े अणु होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे अणुओं से जुड़ने से बनते हैं, और इसकी जो इकाई होगी, मोनोमर, एकलक या इकाई भी बोल सकते हो, या वो बोले प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन का निर्माण किसके जुड़ने से हुआ है, अमीनो अम्ल के जुड़ने से हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, यानी कि ये किसका बहुलक हो गया, अमीनो एसिड का बहुलक हो गया। इतनी बात निकल के आ गई, ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसा भी कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो आप सीधे टिक कर देगा अमीनो एसिड के, क्योंकि अमीनो एसिड के जुड़ने से ये बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये अमीनो अम्ल के क्या हो गए, बहुलक हो गए। जैसे हम देखते हैं, जब अमीनो एसिड में इसके बाद आपको बताऊंगा, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। अलग अलग टाइप के 20 प्रकार के अमीनो एसिड होंगे। अब 21वां और 22वां भी खोज दिया गया। ठीक है, उस 21वें और 22वें का भी जिक्र होगा कि वो 21वां कौन सा है और 22वां कौन सा है। जनरली जो लिखा होगा वो लिखा होगा कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड जुड़े होते हैं किसमें, प्रोटीन के निर्माण में। लेकिन 21वां और 22वां भी खोजा गया है, उन दोनों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा अमीनो एसिड में। अब यहां से देखिए आप, जो बहुलक होगा, कोई सा भी बहुलक जो कई सारी कड़ियों से मिलकर कोई भी बहुलक बनेगा, तो बहुलक दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो होगा वो होगा सम, और एक होगा विषम। यानी एक को बोलेंगे होमो और एक को बोलेंगे हेट्रो। यानी पॉलीमर भी दो टाइप के हो सकते हैं, होमो या हेट्रो। होमो क्या होगा, होमो का मतलब होगा सम, यानी एक समान, और इसका मतलब होता है अलग अलग। यानी कि अगर कोई पॉलीमर जो है एक समान मोनोमर के जुड़ने से बन रहा है, तब तो वो कैसा हो गया, होमो पॉलीमर हो गया। लेकिन अगर कोई पॉलीमर जो है वो अलग अलग टाइप के मोनोमर के जुड़ने से बन रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, हेट्रोपॉलीमर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के
20 संख्या में नहीं बताया, मैंने बताया 20 प्रकार के 20 टाइप के अमीनो अम्लों से हो रहा है, एक टाइप के नहीं, 20 टाइप के अमीनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो प्रोटीन कैसा पॉलीमर हो गया, ये होमोपॉलीमर हो गया या हेट्रोपॉलीमर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं कि ये पॉलीमर है और कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है। विषम बहुलक है, ये बात क्लियर हो गई है आपकी कि विषम बहुलक है या समबहुलक है। तो मैंने बता दिया डिफरेंट टाइप के, हेट्रो मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जब जुड़ रहे हैं तो तब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलीमर तो है प्रोटीन, लेकिन साथ में कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, विषम बहुलक है। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने बताया कि प्रोटीन के विषय में कि बर्जीलियस जो है, बर्जीलियस ने एक कथन कहा था कि प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण जैव अणु है, और इसका लैटिन भाषा में प्रोटीन का मतलब ही फर्स्ट रैंक होता है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ भी प्रोटीन होता है, जबकि कोशिका में उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में अणु जो है वो जल होता है, और जल जो है वो कैसा है, अकार्बनिक पदार्थ है। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रोटीन सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है, सबसे डाइवर्स है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोटीन की संरचना अलग अलग होगी, क्योंकि हर प्रोटीन में अलग अलग अमीनो एसिड से जुड़ के बना होगा, इसलिए उसकी संरचना अलग अलग दिखेगी। जैसे मैंने बताया नाखून में क्रेटीन की संरचना अलग होगी। ठीक हो गया, जैसे हम उसमें पढ़ेंगे, क्रेटीन को पढ़ेंगे, बालों में भी क्रेटीन होता है, लेकिन अल्फा क्रेटीन, बीटा क्रेटीन अलग अलग संरचना में बटे होते हैं। हीमोग्लोबिन में अलग संरचना होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला, प्रोटीन सबसे विविध कार्बनिक पदार्थ है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा है, प्रोटीन बड़े अणु होते हैं। बड़े यानी कि मैंने बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैंने बोला मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर जब बनता है तो उसे पॉलीमर कहते हैं। और मैंने बताया कि प्रोटीन की संरचना जो है, इसमें प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। यानी प्रोटीन की इकाई के रूप में काम कौन कर रहा है, अमीनो एसिड, या प्रोटीन का मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड है। अगली बात मैंने बताई कि जब पॉलीमर को हम देखते हैं दो टाइप का हो सकता है, होमो और हेट्रो। होमो वो होगा जो एक समान एक लकों से मिलकर बना होगा, और हेट्रो वो होगा जो अलग अलग टाइप के या डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, मोनोमर से मिलकर बना होगा। प्रोटीन में हमने देखा कि इसकी संरचना में 20 टाइप के अमीनो अम्ल जो हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के, इसलिए हमने बोला कि प्रोटीन जो है वो कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है। इतनी बात आपकी यहाँ तक क्लियर होगी। यहाँ से आने वाले क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है, छोटी छोटी बातों, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूर है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन आप देखोगे कि टोटल बता रहा हूँ मैं, टोटल जो पेपर होगा उसमें 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जनरल होंगे, लेकिन गलती हो जाएगी उनमें। तो जितना आपको पढ़ना है बस उतना क्लियर करते हुए चलना है कि इनमें कोई गलती ना हो, यानी जितने पॉइंट हो जाए इनके अंतर्गत कोई गलती ना हो। बाकी जो है वो कठिन की ओर तो हम जाएंगे, सरल से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन इनको गलत नहीं करना आपको किसी भी चीज़ को। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। जब हम प्रोटीन को पढ़ रहे हैं और ये बात निकल के आ रही है कि प्रोटीन तो पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, यानी प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, अमीनो एसिड को, फिर हम प्रोटीन को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रोटीन किसका बना है, प्रोटीन की कड़ी कौन है, अमीनो एसिड है। इसलिए अब मैं बता रहा हूं आपको किसके विषय में, अमीनो एसिड के विषय में। तो अब आप जो है अगली हेडिंग जो बनाओगे वो बनाओगे अमीनो एसिड, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाने जो है स्टार्ट करने हैं आपको इसी के साथ साथ, ताकि आपके नोट्स जो है लगातार क्या हो, तैयार होते रहे, और इस तरीके से ही तैयार होते रहे। बाकी रिवीजन के लिए आप पे वीडियो पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और बाकी जो वीडियो मैंने आपको बताए हैं, जो वन दरोगा वगैरह के वीडियो आपको अलग से मिलने हैं, तो 3-4 वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 2-3 वीडियो जो होंगे वो डेमो के हैं, जिनकी फीस जमा नहीं होती उनके लिए डेमो के 2-3 वीडियो हैं, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, आपको वो वीडियो भी दे दिए जाएंगे। उनमें भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको मिलेंगे जो क्लियर हो जाएंगे, तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो आप। चलिए आगे हम हेडिंग बनानी है आपको अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है, हिंदी में हम इसे बोल देंगे क्या, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको लिखना है।
इंग्लिश तो ज़रूर आपको, इंग्लिश में तो जो शब्दावली है वो ज़रूर देख लेनी है इंग्लिश में, क्योंकि आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी इसमें जब आप इंग्लिश में हर शब्दावली को देखते रहोगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको देखनी है। पेपर में कई चीज़ें क्या होती हैं वो हिंदी में पढ़ के समझ में आती है, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में पढ़ने से वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है पेपर के अंदर, इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में आपको देख के चलना है। अच्छा, अमीनो अम्ल के विषय में हम बात कर रहे हैं। अमीनो अम्ल के बारे में क्या क्या पॉइंट आएंगे? अमीनो अम्ल के बारे में कुछ बातें हमें पता लग गई हैं, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन की आधारीय इकाई। आधारीय इकाई, आधारीय इकाई का मतलब क्या हो गया? बेसिक यूनिट। आधारीय इकाई का मतलब क्या हो गया? बेसिक यूनिट। यानी अमीनो अम्ल क्या है? ये क्या है? ये प्रोटीन की बेसिक इकाई है। क्यों है बेसिक इकाई? तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर है, इसलिए ये क्या हो गई? प्रोटीन की आधारीय इकाई है। ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा इसके विषय में बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, बात करते हैं हम अमीनो अम्ल की संरचना। संरचना का मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक हो गया? क्योंकि जब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझेंगे तभी जाके तो हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। यानी किसी चीज़ को अगर देखना है तो पहले ये देखना होता है कि वो किस चीज़ से बनी है। जैसे आपको अगर कोई फर्नीचर दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये लोहे का बना है या फिर लकड़ी का बना है, तो आप ज़्यादा बेटर उसके जो है भौतिक गुणों के, रासायनिक गुणों के विषय में बता पाओगे। ठीक है? तो वही है कि हमें प्रोटीन की संरचना से पहले अमीनो अम्ल की संरचना को समझना होगा। तो अमीनो अम्ल की संरचना को हम समझते हैं कि अमीनो अम्ल की संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए, अमीनो अम्ल की संरचना किस प्रकार से होती है, इसे हमें देखना है। यहाँ बीच में जो होता है, इसमें क्या होता है? एक कार्बन होता है। ठीक हो गया? यहाँ नीचे जो होगा, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है इसकी संरचना में। बीच में कार्बन है, नीचे क्या है? हाइड्रोजन है। यहां जुड़ा होगा COOH। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। तो ये COOH जुड़ा होगा इस साइड से, इधर से जुड़ा होगा NH2, इस प्रकार से NH2, और ऊपर जो है यहां जुड़ा होता है R। R का मतलब क्या है? यहां पे एल्काइल समूह, एल्काइल समूह या एल्काइल ग्रुप। अब इस संरचना की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। इस प्रकार की मैंने एक संरचना बनाई जिसमें मैंने एक कार्बन बनाया, नीचे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एसिड समूह जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दिया COOH। इधर से जो है हमने जो जोड़ा है, हमने NH2 ग्रुप को जोड़ दिया है। NH2 ग्रुप जो है यही अमीनो ग्रुप है, इसी को अमीनो ग्रुप कहा जाता है, NH2 ग्रुप को। ये अमीनो ग्रुप है। R जो है एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या हो सकता है? एल्काइल की जगह पे कोई भी हो सकता है। जैसे CH3 होगा अगर, तो इसको बोल देंगे मिथाइल ग्रुप। अगर C2H5 जुड़ा होगा तो इसी को बोल देंगे एथाइल ग्रुप। ठीक है? तो R ग्रुप जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एल्काइल ग्रुप, इसकी जगह पे मिथाइल, इथाइल ग्रुप, ये सब आदि हो सकते हैं। यानी कि CH3 होगा तो हम इसे बोल देंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5 होगा तो हम बोल देंगे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आदि ये सब ग्रुप जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रकार की इसकी संरचना है। यानी एक कार्बन से 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या जुड़ी हुई हैं अगर इनकी बात की जाए? क्या क्या है अमीनो अम्ल की संरचना में? एक तो है कार्बन। क्या है? एक तो है क्या? कार्बन। एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH। 3 नंबर जो है एल्काइल समूह। ठीक हो गया? इसके अलावा एक जो है वो क्या है? अमीनो ग्रुप NH2, और एक जुड़ा है क्या? हाइड्रोजन। यानी टोटल 5 चीजों से बना है क्या? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? अमीनो एसिड कह रहे हैं। अब क्योंकि शुरुआत यहाँ से की जाती है, और ये जो बीच वाला कार्बन है, क्योंकि कार्बन जो है COH में भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है? तो ये जो बीच वाला कार्बन है, इसे नाम दे देते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या दे देते हैं? अल्फा। इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? कभी कभी अल्फा अमीनो एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
अल्फा अमीनो एसिड भी कह देते हैं। और अल्फा कार्बन कौन सा वाला होगा, बीच वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। तो क्या क्या जुड़ा है इसकी संरचना में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है NH2 वाला, और एक जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें जो है मिथाइल एथाइल कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अमीनो एसिड जो है इसकी संरचना के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताऊं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बीच में जो होगा एक कार्बन होगा जिसे हम अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं। इधर से जो होगा वो NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा जिसे अमीनो ग्रुप कहते हैं। इधर से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होगा। नीचे क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और इधर से क्या जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा जिसे हमने क्या R से क्या किया था, प्रदर्शित किया था। ठीक हो गया, एल्काइल की जगह मैंने बता दिया कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ से कुछ बातें आपके समझने लायक जो हैं वो आपको देखनी है। इनमें मैं बात कर रहा हूँ R समूह की। जो ये R समूह है, ठीक है, जो ये R समूह है इसके विषय में क्या है, R समूह को कहते हैं विविध समूह। विविध समूह यानी इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स ग्रुप, R समूह को क्या कह रहे हैं, विविध समूह या डाइवर्स ग्रुप कहा जा रहा है R समूह को। अब देखिए डाइवर्स ग्रुप क्यों कह रहे हैं, अमीनो अम्ल मैंने बताया कई प्रकार के, मैंने बताया 20 प्रकार के प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, 2 प्रकार के और खोजे गए, यानी टोटल अब 22 हो चुके हैं। अब जो अमीनो एसिड हैं, कोई भी अमीनो एसिड होगा 20 प्रकार बोल रहे हम, संख्या में 20 नहीं बोल रहे, प्रकार में 20, यानी संरचना अलग अलग होगी। लेकिन हर अमीनो एसिड में क्या होगा, बीच में एक अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे COOH होगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। इतना तो सेम होता है, लेकिन जो अंतर आता है अमीनो अम्लों की संरचना में वो आता है इस R ग्रुप के कारण। यानी कभी भी 2 अमीनो अम्लों में ये R ग्रुप सेम नहीं होगा, बाकी चीजें तो सेम होगी लेकिन ये R ग्रुप अलग होना, कहीं जो होगा मैथिल जुड़ा होगा, कहीं जो होगा एथिल ग्रुप जुड़ा होगा। इस प्रकार से अलग अलग R ग्रुप के जुड़ने की वजह से अमीनो अम्ल के इतने सारे प्रकार हो जाते हैं। जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टाइप किसकी वजह से अलग अलग हो जा रहा है अमीनो अम्ल, R की वजह से। इसलिए R समूह को हमने क्या कह दिया, विविध समूह या डाइवर्स ग्रुप। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अमीनो अम्ल की संरचना में, 2 अमीनो अम्लों की संरचना में या फिर प्रत्येक अमीनो अम्ल में, ऐसा ही नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक अमीनो अम्ल में, प्रत्येक अमीनो अम्ल में या प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए भिन्न, के लिए भिन्न, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे विविध समूह कह रहे हैं। कभी भी 2 अमीनो अम्लों में R समूह एक जैसा नहीं होगा। अगर एक जैसा हो जाएगा तो देखिए उसकी संरचना फिर एक ही हो गई ना, फिर वो अमीनो अम्ल अलग क्यों, अलग नहीं होगा संरचना में, क्योंकि ये जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं ये तो कॉमन रहेंगी। ये R ग्रुप जब चेंज हो रहा है तो तब अमीनो अम्ल का प्रकार चेंज हो रहा है। इसीलिए वो ये बोल सकता है कि 2 अमीनो अम्लों की संरचना में निम्न में से किस में अंतर होता है, किसके जुड़ने से अंतर होता है, तो बोलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जुड़ने से अंतर आ जाता है, अमीनो ग्रुप के जुड़ने से अंतर आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस ग्रुप के जुड़ने से अंतर आता है संरचना में, R समूह के, जिसको क्या कहते हैं, एल्काइल समूह कहते हैं। तो कभी भी 2 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए क्या नहीं होगा, ये सेम होगा, सेम नहीं होगा। अगर ये 2 अमीनो अम्ल के लिए सेम हो जाएगा तो एक ही टाइप में गिने जाएंगे फिर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, तो ये आपको समझ में आ गया और ये आपको क्लियर भी हो गया होगा कि आप सही कर लोगे। एक चीज़ और देखिए, ये अमीनो अम्ल की संरचना हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम कि कार्बन से 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चारों तरफ से क्या है, 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ मीथेन की संरचना। मीथेन की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से, उसमें कार्बन में क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, CH4 बोलते हैं ना मीथेन को। तो मीथेन में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं। अब इन दोनों संरचनाओं को आप देख रहे हैं, मीथेन की संरचना और अमीनो एसिड की संरचना, कुछ तो इसमें सिमिलर लग रहा है, यानी कि कुछ जो है वो समान दिख रहा है हमें कि इसमें भी कार्बन से 4 चीज़ें जुड़ी हैं, इसमें भी जुड़ी है।
यानी ये माना जाता है कि इस संरचना का निर्माण कैसे हुआ, अमीनो एसिड की संरचना का निर्माण ऐसे हुआ होगा कि ये कार्बन तो सेम है, यहाँ एक हाइड्रोजन भी सेम है, इन तीन की जगह इसकी जगह आ गया होगा, इस हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसकी जगह आ गया होगा R ग्रुप, इसकी जगह आ गया होगा NH2 ग्रुप, और बन गई होगी कौन सी संरचना, अमीनो एसिड की संरचना। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, उसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आ गया, एक जगह अमीनो एसिड समूह आ गया। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो अमीनो अम्ल है एक, इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन भी कहते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन भी इसे कहते हैं। किसको, अमीनो एसिड को, क्योंकि माना जाता है इसकी संरचना का जो विकास हुआ वो किससे हुआ है, मीथेन की संरचना से ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे कहते हैं। तो अगर वो ये बोले कि सबसे पहले अमीनो एसिड की संरचना का विकास किससे हुआ था, तो हम बोलेंगे मीथेन से हुआ था, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं या प्रतिस्थापित मीथेन भी कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज देखिए आप, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होगी। इनमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हो। और अगर ऐसा लगेगा कि वो डाउट जो है कई लोगों का है, तो उसको अगले वीडियो जब बनेगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कोई डाउट जैसी चीज़ अभी लग नहीं रही है। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको और बताते हुए चल रहा हूँ, ये दो बातें तो मैंने आपको बता दी, एक बात मैं आपको और बताते हुए चल रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, इस संरचना को दोबारा देखिए और यहां से कुछ चीजें देखिए। एक इस संरचना में मुझे NH2 ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, जो अमीनो ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, COH। अब यहां से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एसिड ग्रुप हो गया, जबकि अमीनो ग्रुप जो होता है ये बेस होता है। ये एसिड और ये क्या है, बेस है। अब एसिड को जब हम पढ़ते हैं तो एसिड के बारे में एक जनरल चीज होती है कि जो H+ जो क्या करता है, H+ दे सकता है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। H+ बोल लो आप, या फिर H+ की जगह क्या बोल लो, प्रोटोन दाता। ऐसी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, प्रोटोन दाता। एसिड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, या फिर क्या करते हैं, प्रोटोन देते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल के रूप में काम करते हैं। दूसरी बात, बेस क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, यानी ये प्रोटोन दाता हो गया, तो ये H+ ग्रहण करते, या फिर प्रोटोन ग्राही भी बोल सकता हूं मैं। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सा है, ये तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, आर्रेनियस की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, कई सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, उनमें ये बात आएगी कि एसिड वो होता है जो H+ आयन दे सकता है, और बेस वो होता है जो H+ आयन ग्रहण कर सकता है। H+ को आप प्रोटोन भी बोल सकते हो कि प्रोटोन दाता और यानी कि। अब दूसरी बात देखिए, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि COOH जो है ये तो काम करेगा किसका, एसिड का, और इसमें NH2 अमीनो ग्रुप किसका काम करेगा, बेस का, यानी क्षार का। ठीक हो गया, यानी कि इसकी संरचना में, अमीनो एसिड की संरचना में एसिड भी है और बेस भी है। एसिड की तरह काम करने वाला COH भी है और बेस की तरह काम करने वाला NH2 ग्रुप भी है। दोनों ही चीजें इसमें दिख रही हैं। ठीक है, यानी हम एक पॉइंट बोल सकता हूं मैं यहाँ पे कि अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है, दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये बात निकल के आ गई कि अमीनो अम्ल एसिड और बेस दोनों के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। अब यहां से देखिए होता क्या है
केमिस्ट्री में भी हम इसे पढ़ते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करें तो इसके लिए हम बोलते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, यानी हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। यानी अमीनो एसिड जो है इसी कारण जो है अमीनो अम्ल को, इसी कारण अमीनो अम्ल को एम्फोटेरिक क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक। हिंदी में बोल देंगे उभयधर्मी कहते हैं। ये बात भी निकल के आ गई अमीनो अम्ल के बारे में कि अमीनो अम्ल किस प्रकृति का होता है? एम्फोटेरिक प्रकृति का होता है, उभयधर्मी होता है, क्योंकि ये एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी। एसिड की तरह इसमें काम करने वाला कौन सा ग्रुप है? COH। बेस की तरह काम करने वाला कौन सा है? अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप इसमें जुड़ा है। ठीक हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक हो गया। ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन अमीनो अम्ल के विषय में असत्य है या फिर सत्य है, या प्रोटीन के बारे में असत्य है या सत्य है। तो आप जब एक एक पॉइंट को समझते हुए चलोगे तब आपको क्लियर एक एक लाइन पता रहेगी। तो इसलिए मैं एक एक लाइन का मतलब आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अमीनो अम्ल जो हो गया वो कैसा है? एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज़ें। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक चीज़ और समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट से। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। साथ में अगर वीडियो में कोई देखने में आपको दिक्कत हो तो वीडियो क्वालिटी का उसमें ऑप्शन रहता है, क्वालिटी बढ़ा के आप देख सकते हो तो क्लियर दिख जाएगा आपको, क्योंकि नोट्स भी आपने साथ साथ देख के बनाते रहने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसी की संरचना के विषय में हम बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड की। बड़े आराम से हम अमीनो एसिड की संरचना देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से, अभी मैंने बताया कि COH किस नेचर का है? एसिड नेचर का। यानी ये क्या करेगा? H+ आयन देगा, और ये क्या करेगा? H+ आयन ग्रहण करेगा। ठीक हो गया, ये H+ आयन देगा, ये H+ आयन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। माना बाद इसने यहां से H+ आयन दे दिया और इसने NH2 ने क्या कर लिया? H+ आयन को ग्रहण कर लिया। ठीक हो गया। तो जब ये ग्रहण कर लेगा तो किस प्रकार से संरचना होगी? यानी कि जब ये प्रोसेस हो जाएगी, अगर ये प्रोसेस हो जाए अमीनो एसिड में कि जो एसिड है COH ये H+ दे दे और जो NH2 ग्रुप है अमीनो ग्रुप ये H+ ले ले, तो इसके बाद संरचना कैसी हो जाएगी? यहाँ तो कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ऊपर से क्या जुड़ा है? R ग्रुप जुड़ा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इन दोनों में ही ये क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। इन दोनों में ही तो क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है। इसने क्या दे दिया? यहाँ से H+ आयन दे दिया। इसमें H कितना था? एक ही था। तो अब यहाँ क्या बचा? इसने H तो दे दिया, S दे दिया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे? COO नेगेटिव। जब दान करते हैं तो क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, COO नेगेटिव हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ क्या था? NH2 था, H कितने थे? 2 थे, लेकिन यहाँ से एक H+ और आ गया। तो अब यहाँ पे जो हो गया, जब एक H और इसमें आ जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा? NH3, और चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, बात आप दोबारा से समझिए। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि इसने माना बात COOH जो है इसने H+ दे दिया और इसने H+ ले लिया। जब ये H+ देगा तो यहाँ से H चला जाएगा, तो यहाँ पे COO बचेगा, साथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे NH2 था, हाइड्रोजन कितने? 2, एक यहाँ से आ गया NH3, और साथ में कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब एक नई संरचना हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक संरचना यहाँ पे आ गई, और ये संरचना आपको सामने दिख रही है। इस संरचना को कहा जाता है ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसे? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, कभी आ सकता है कि ज्विटर आयन का इनमें से कौन सी संरचना? तो ज्विटर आयन यही हो गया, ज्विटर आयन यही हो गया। दोबारा से अब आपको एक बात समझनी है। ठीक है, ज्विटर आयन की आ गई। ज्विटर आयन के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्विटर आयन की संरचना देखिए, वापस एक बात पे आइए। मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि अमीनो एसिड अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है। अम्ल और क्षार के दोनों के रूप में काम करता है,
दोनों ही रूप में जब ये काम करेगा, अम्ल और क्षार के रूप में, यानी कि जब ये एम्फोटेरिक प्रकृति को दिखाएगा तब ये क्या किसका निर्माण करेगा? ज्यूटर आयन का। जब ये एम्फोटेरिक प्रकृति को दिखा रहा है तो किसका निर्माण हो जा रहा है? ज्यूटर आयन का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि यहां पे हम क्लियर देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, COO एक जगह नेगेटिव होगा, एक जगह क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आना है, ठीक है, एक जगह नेगेटिव आना है और एक जगह क्या आना है? पॉजिटिव आना है। इसने दिया तो ये नेगेटिव होगा और इसने लिया तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस प्रकार की संरचना है, इसे सही करना है आपको, ठीक है। गलती से हो गया होगा, COO जो होगा ये नेगेटिव होगा, इसने दान दिया है और इसने ग्रहण किया तो पॉजिटिव होगा। ये ज्यूटर आयन की संरचना हो गई। अब देखिए ज्यूटर आयन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक मोड में तो हो रहा है, लेकिन ज्यूटर आयन में आपको क्लियर दिख रहा, इसमें नेगेटिव चार्ज बता रहा है एसिडिक प्रकृति को और ये बता रहा है किसको? बेसिक प्रकृति को। अगर आपको बोले कि ज्यूटर आयन का नेट चार्ज कितना हुआ ज्यूटर आयन पे, यानी कि अमीनो एसिड जो है एम्फोटेरिक मोड में काम करता है किस रूप में? ज्यूटर आयन के रूप में, और इसमें नेट चार्ज कितना होगा? तो 0। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। ज्यूटर आयन पे नेट चार्ज कितना हो गया है? 0 होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों चीजें। तो ज्यूटर आयन पे नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये सही कर लेना, आपको नेगेटिव है और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने दान किया है तो नेगेटिव आएगा, इधर ग्रहण किया है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से मैं कुछ ज्यूटर आयन के विषय में आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें किसके बारे में बता रहा हूं? ज्यूटर आयन के विषय में, और एक दो चीजें आपको मैं और चीजें बता रहा हूं इसी संबंध में, तो आपको देखना है इससे आगे। ज्यूटर आयन भी आप समझ गए, ठीक है। ज्यूटर आयन से भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा ज्यूटर आयन की संरचना है। तो इसकी संरचना कोई खास याद करने के लिए नहीं है, आपको अमीनो एसिड की संरचना पता है और उसी में से आपको किसकी संरचना निकल के आ जाएगी? ज्यूटर आयन की संरचना निकल के आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ऑब्जेक्टिव में याद करोगे तो फिर आपको ज्यूटर आयन की संरचना बहुत दिनों तक याद नहीं रहेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव में ही अमीनो एसिड की संरचना भी याद कर रहे हो, फिर ऑब्जेक्टिव में ही आप क्या कर रहे हो? ज्यूटर आयन की संरचना भी याद कर रहे हो, तो फिर पेपर में जाके क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगर आपने केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। लेकिन आपको डिटेल में पता है कि बनता कैसे है ज्यूटर आयन, तो फिर आप आसानी से पेपर में उस ऑप्शन को पहचान लोगे। अब देखिए ज्यूटर आयन तो मैंने बता दिया आपको। अब एक चीज आपको और समझनी है, ठीक है। हम यहां पे देख रहे हैं कि अमीनो एसिड ही ज्यूटर आयन के रूप में काम करेगा। अमीनो एसिड ही किसके रूप में करेगा? ज्यूटर आयन के रूप में काम करेगा। एक एग्जांपल देखिए, मानावाद, पीएच आपको पता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन में से कहते हैं पीएच वैल्यू। मानावाद, पीएच मान जो है वो किसी का 4 पीएच मान है, ठीक है। 4 पीएच मान पे कोई अमीनो एसिड, पीएच मान 4 पे कोई अमीनो एसिड किस रूप में काम करता है? ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है। मानावाद, पीएच मान 4 पे कोई अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इसकी पीआई की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस बात को समझिए आप। पहली बात तो पीआई क्या है, ठीक है। पीआई का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। पीआई क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हिंदी में से बोलेंगे समविभव बिंदु, समविभव बिंदु, समविभव बिंदु, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इसकी परिभाषा पे पहले आइए, अभी आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। इसकी परिभाषा पे हम आते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि यह pH का वह मान है, यह pH का वह मान है जिस पर अमीनो एसिड, जिस पर अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है।
ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है। यानी यह पीएच का वह मान है जिस पे ज्यूटर आयन किसके रूप में काम करता है, अमीनो एसिड किसके रूप में काम करता है, ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है, उसे क्या कहेंगे, उसका समविभव बिंदु कहेंगे। अब यहाँ से ये देखिए, मैंने बोला कि अगर पीएच मान 4 पे कोई अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है तो इसके पीआई का मान क्या हो जाएगा, तो पीआई का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। यहाँ पे इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वही है, वह पीएच मान है जिस पे कोई ही अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में काम करें, उसी को क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। जैसे अगर दूसरे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि कोई अमीनो एसिड है, ये pH 6 पे ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है, ठीक है, ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है, तो इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पीआई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, 6। अगर कोई अमीनो एसिड है और ये pH मान 6 पे ज्यूटर आयन के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे पीआई की वैल्यू क्या हो गई, यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, 6। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, वह पीएच का वह मान है जिस पे अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में काम करता है। तो इतना सिंपल सा भी कभी कभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप टिक कर लोगे जब आप पीआई को समझोगे कि ये बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, पीआई जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया। ठीक हो गया, इतनी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये अभी मैंने शुरू किया है बायोमोलिक्यूल वाला, और धीरे धीरे हम आगे से बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके एक एक पॉइंट समझ के हमें जाना है। प्रोटीन की संरचना हो, आगे जब हम बढ़ेंगे इनसे क्वेश्चन टिक करते हुए जाने, सेल में जाएंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही हमें बिंदु वाइज जाना पड़ेगा। यानी हम जितनी यूनिट पढ़ें उतना कम से कम क्लियर हो। अब जैसे कई लोग बोलोगे समय लगेगा, तो 2-3 चीज़ें होंगी। जैसे आप बोलो कि फॉर्म कब आएंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि वो सरकार का काम है। दूसरा, आप बोलो कि पोस्टें कितनी होगी, तो ये भी जो है सरकार और आयोग का काम है। पेपर कब होगा, वो भी पेपर कराना जो है वो काम किसका है, सरकार और आयोग का काम है। तो आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, आपको जो है इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर सीटें जो हैं 200 आती हैं तो भी आपने वो फॉर्म भरना ही है, और सीटें अगर 10 आएगी तो भी आप फॉर्म भरोगे। और पेपर आपको ऐसा देना पड़ेगा, बायो फिर भी पढ़नी पड़ेगी, 200 सीट होगी, या फिर 10 सीट होंगी तो भी पढ़ना पड़ेगा। यानी सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको जो करना है वो अपना काम करना है, यानी कि धीरे धीरे आपको क्या करना है, अब कंटिन्यूअस पढ़ के सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक है, जो काम सरकार का है वो सरकार ने करना है, आयोग ने करना है, आपको केवल अपने सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए और इन क्वेश्चनों को क्लियर करना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए जो है इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में ठीक इससे आगे मैं आपको, इससे आगे वाली जो जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।